हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो कल मैंने बात करी थी। तो कल मैंने आप लोगों को अनुदान के बारे में बताया था, विधेयकों के बारे में बताया था और बजट के बारे में बताया था। तो आज कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं राज्यसभा और जो है इससे पहले मैं राज्यसभा आपको पढ़ा चुकी हूँ। और संसद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, स्पीकर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आज उनको देखूँगी, फिर आगे का देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल के वर्षों में राज्यसभा की भूमिका पर गंभीर प्रश्न उपस्थित हुए हैं। ठीक है, इसे विलंबनकारी सदन के रूप में देखा जाता है और इसे समाप्त करने की मांग भी उठी है। आपके अनुसार क्या राज्यसभा एक सदन के रूप में अभी भी प्रासंगिक है? तो आपने देखा कि हाल के वर्षों में राज्यसभा की भूमिका पर प्रश्न उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के गठन में राज्यसभा की भूमिका नहीं के बराबर देखी जा रही है, इसलिए। लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा निर्मित विधेयकों को पारित करने में अवरोध उत्पन्न होता है। बहुमत की सरकार के प्रभावी कार्यकरण में बाधा होती है। यदि राज्यसभा में सत्ताधारी दल जो सत्ताधारी दल होता है वो अगर अल्पमत में हो तो विलंबनकारी सदन से अधिक भूमिका नहीं रहती। ठीक है ना, वो देख लेते हैं कैसे कैसे। जैसे पहला, साधारण और वित्तीय विधेयकों पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, जहां लोकसभा अपने बड़े आकार के कारण राज्यसभा से अधिक प्रभावी होता है। आपको पता है राज्यसभा द्वारा अधिक से अधिक 6 माह का विलंब होता है, यानी कि 6 माह के बाद संयुक्त बैठक हो ही जाएगी। ये चीज़ें रहती हैं। धन विधेयक के संबंध में 14 दिन के भीतर सिफारिश देना अनिवार्य है आपका। बजट और अनुदान की मांग पर मतदान की शक्ति जो है शक्ति का प्रावधान है। तो इसीलिए राज्यसभा को अप्रासंगिक मानते हुए इसकी आलोचना की जाती है। चुनाव जीतने में असमर्थ उम्मीदवारों का जो सदन है वो उसके रूप में रहता है। राज्यसभा में धन बल व बाहुबल के आधार पर प्रवेश देखने को मिलता है। क्रोनी पूंजीवाद का केंद्र देखने को मिलता है। क्रोनी पूंजीवाद अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँ, नहीं मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, आप पीछे देखिए जाके। और ये कुलीन सदस्य के रूप में देखा जाता है राज्यसभा के स्वस्थ चर्चा व परिचर्चा की संभावनाएं कमज़ोर होती दिखाई भी देती हैं, कई कई मामलों में देखा जाता है। दलगत राजनीति अधिक प्रभावी रहती है। सरकार की नीतिगत पंगुता का कारण है ये। इसके बावजूद राज्यसभा, अब हम अपना देंगे कि इसके बावजूद राज्यसभा अभी भी प्रासंगिक है और इसे बनाए रखने की ज़रूरत है। क्यों? पहला तो वह स्थायी सदन है, विधायी प्रक्रिया की निरंतरता के लिए आवश्यक है। दूसरा, विमर्शकारी सदन है, प्रतिष्ठित और अनुभवी लोगों का सदन कहा जाता है। स्वस्थ चर्चा परिचर्चा प्रक्रिया की गुणवत्ता में सदन के रूप में इसे देखा जाता है। संघीय सदन के रूप में देखा जाता है, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व रहता है। लोकसभा से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यसभा के संकल्प से ही राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 249 दी जा सकती है। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा के संकल्प से ही दिया जाता है। ठीक है ना, आर्टिकल 312। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है, अतः राज्यसभा द्वारा बहुमत की निरंकुशता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। निष्कर्ष के रूप में कहेंगे कि संसदीय व्यवस्था है, दोनों सदन हमारे यहाँ क्या है, संसदीय व्यवस्था, और दोनों ही सदनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मूल समस्या दलील प्रणाली के तहत है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त सरकार, राज्यसभा में अल्पता। ये फ्लोर मैनेजमेंट है, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में तालमेल हो, ऐसा होना चाहिए। फ्लोर मैनेजमेंट होना चाहिए। सत्ता पक्ष विपक्ष राष्ट्रीय हितों के संबंध में आम सहमति होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल के वर्षों में संसद की बैठकों में आ रही कमी संसदीय कार्यकरण को प्रभावित कर रही है। इस संबंध में संसद का एक वार्षिक कैलेंडर निर्धारित करना कितना व्यवहारिक उपाय होगा? अपने मत प्रस्तुत करें। हाल के वर्षों में संसद की बैठकों में कमी देखी गई है, आपने देखा होगा। विगत एक दशक में संसद के कार्य दिवस में निरंतर कमी देखी जा रही है।
65 से 70 दिनों की बैठक ही होती है, जबकि 1950 से 60 में कार्य दिवसों की संख्या 120 से 30 दिन की रहती है। ठीक है, सत्र की अवधि कम रहती है। 2020 में मानसून सत्र को आहूति नहीं किया गया। बैठकों के या कार्य दिवसों के की संख्या में कमी का प्रभाव देखने को मिलता है। सरकार के कार्यकरण का प्रभावी मूल्यांकन नहीं इसमें देखने को मिलता है। कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कमजोर देखने को मिलता है। विधेयकों की समग्र रूप में जांच नहीं हो पाती है। जल्दबाजी में विधेयक पारित कर दिए जाते हैं। सदन की विमर्शकारी भूमिका सीमित होती जा रही है, क्योंकि चर्चा पर चर्चा जैसी चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं। जब सेशन ही कम चलेगा, आहूति नहीं होगा तो क्या होगा। सदन में स्वस्थ चर्चा पर चर्चा की संभावना, मैंने क्या कहा, कमजोर होती जा रही है। ऐसी हो गया, हवाई बात तो हो गया। नागरिकों का संसद से जुड़ाव कम देखने को मिलता है। कार्य दिवसों की घटती संख्या के द्वारा कार्यपालिका के मनमाने व्यवहार की संभावना में वृद्धि देखने को मिलती है। अध्यादेश जारी करने की प्रवृत्ति में वृद्धि रहती है, इसलिए संसद के एक वार्षिक कैलेंडर की ज़रूरत है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में विधायिका की 100 से 150 दिन की बैठक रहती है। अब इसके लाभ क्या हैं जो वहाँ पैसा रहता है? पूरे वर्ष के लिए विधायी या नीतिगत कार्यों की कार्य योजना निर्मित की जा सकती है। पूरे वर्ष संसद सरकार को जवाबदेह बनाएगी। अध्यादेश बार बार लाने की प्रवृत्ति पर रोक रहती है। सदन में स्वस्थ चर्चा पर चर्चा संभव हो पाती है और नागरिकों का संसद से जुड़ाव इसमें हो पाता है। अच्छा, मूल समस्या क्या है? राष्ट्रपति द्वारा सदन के सत्र को आहूत करना, ये चीज़ एक थोड़ा समस्या आती है इसमें। मतलब आहूत करते हैं, वो भी करते तो हैं, ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, ये थोड़ी सी है। इस प्रकार कार्यपालिका द्वारा संसदीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। यह शक्ति पृथक्करण संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है। सुझाव क्या है कि एक निश्चित कैलेंडर होना चाहिए। राष्ट्रपति के साथ साथ संसद के सदनों को भी यह अधिकार हो कि वह स्वयं सत्र आहूत कर सके। वर्चुअल सत्र का भी प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल के वर्षों में स्पीकर की भूमिका पर गंभीर प्रश्न उपस्थित हुए हैं। स्पीकर की तटस्थ या निष्पक्ष भूमिका क्यों आवश्यक है, और इस संबंध में न्यायिक निर्णयों पर भी प्रकाश डालें। हाल के वर्षों में स्पीकर की भूमिका पर गंभीर प्रश्न उठे हैं। कैसे? राजनीतिक पूर्वाग्रह या दलीय निष्ठा के आधार पर निर्णय रहता है। कैसे? हाल ही राज्यसभा में कृषि संबंधी विधेयकों पर मत विभाजन की मांग को अस्वीकार किया गया। विपक्ष के विरुद्ध चयनात्मक कार्यवाही, जैसे दल बदल कानून का दुरुपयोग, विपक्ष को विचार प्रस्तुत करने का सीमित अवसर, विपक्षी दल के विरुद्ध निलंबन या निष्कासन जैसी कार्यवाही की जाती है। फिर क्या है कि संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग। कैसे? धन विधेयक के रूप में आधार विधेयक को अनुमति, सत्ताधारी दल के अनुरूप संसदीय नियमों को प्रभावित, स्थगन प्रस्ताव जिसे कहते हैं। ठीक है ना? स्पीकर की भूमिका विवादास्पद रहती है। क्यों? क्योंकि स्पीकर बनने के बाद वह अपनी सदस्यता का त्याग नहीं करता, तो इससे क्या है कि दलीय निष्ठा बनी रहती है। फिर क्या है कि स्पीकर को महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। दल बदल कानून के मुद्दे पर धन विधेयक को प्रमाणित करना। तो एक चीज़ आपको समझ में आई, इसका दुरुपयोग समझ में आया। एक तो स्थगन प्रस्ताव बार बार आ जाता है। फिर दूसरा क्या है कि सत्ताधारी दल के अनुरूप संसदीय नियमों को प्रभावित किया जाता है। फिर क्या है कि धन विधेयक के रूप में आधार विधेयक को अनुमति दी जाती है। फिर क्या है कि मैंने बताया कि स्पीकर की भूमिका विवादास्पद रहती है। बनने के बाद अपनी सदस्यता का त्याग नहीं वो करता है स्पीकर बनने के बाद, तो इससे क्या दलीय निष्ठा उसकी बनी रहती है। स्पीकर महत्वपूर्ण शक्ति दी गई। दल बदल कानून के मुद्दे पर उसको शक्ति दी। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति उसको दी गई है। लेकिन स्पीकर की तटस्थ या निष्पक्ष भूमिका क्यों आवश्यक है वो देख लेते हैं। संसदीय लोकतंत्र में सत्ताधारी दल और विपक्ष के मध्य समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक होता है। ठीक है, सदन के प्रभावी कार्यकरण में भूमिका इसकी महत्वपूर्ण होती है।
सदन की कार्यवाहियों का निर्धारण ही करता है, जैसे नियम समिति का अध्यक्ष होता है, कार्य सलाहकारी समिति का अध्यक्ष। ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि सदन की गरिमा व व्यवस्था बनाए रखने में भूमिका इसकी महत्वपूर्ण होती है। सदस्यों का निलंबन या निष्कासन रहता है, सदन का स्थगन रहता है, संसदीय अनुशासन को बनाए रखना भी इसका कर्तव्य रहता है। न्यायिक निर्णय कुछ आए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे किहोतो होलोहान वाद, इसमें कहा गया कि स्पीकर भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। स्पीकर के निर्णय को प्रक्रियागत अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन यदि स्पीकर का निर्णय संविधान के प्रावधानों का तात्विक रूप में उल्लंघन करता है तो उसकी समीक्षा होगी। अरुणाचल प्रदेश के मामले में निर्णय आया कि स्पीकर को उच्च संवैधानिक दर्जा दिया गया है, अतः उससे अपेक्षा की गई है कि वह संविधान के तहत निष्पक्ष और विश्वसनीय कार्य करे। इसके बावजूद स्पीकर की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं, इसलिए स्पीकर को दलीय निष्ठा से ऊपर उठना चाहिए और संविधान अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मूल समस्या क्या है कि भारत में ब्रिटेन जैसी व्यवस्था है। ब्रिटेन में स्पीकर के पद की निरंतरता का आश्वासन या कि एक बार स्पीकर तो सदैव स्पीकर। ठीक है। इसलिए इसके द्वारा राजनीतिक दल से इस्तीफा दिया जाना चाहिए, जिससे वह निष्पक्ष होकर व्यवहार कर सके। जबकि भारत में अपने दल का सदस्य बना रहता है, इसलिए विपक्ष के प्रति पूर्वाग्रह, विपक्ष का भी स्पीकर पर विश्वास नहीं रहता। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है कि दल बदल कानून अपने उद्देश्यों में सफल होने के स्थान पर वर्तमान में अनेक नई समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में इस कानून की समीक्षा की आवश्यकता पर अपने विचार करें। देखिए, जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये केवल एक शॉर्ट फॉर्म है, आप इसे लैंग्वेज फॉर्म में अपने आप लिखिएगा, तब फिर देखिएगा कितना सही रहेगा। ठीक है। और देखते हैं फिर नेक्स्ट इसी का आंसर देखते हैं। दल बदल कानून का उद्देश्य क्या है? बताया कि राजनीतिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ते दंडबल और बाहुबल पर रोक लगाने के लिए, राजनीतिक दलों में दलीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, दल बदल के कारण सरकारों की बढ़ती अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए, मतदाताओं के प्रति सांसदों और विधायकों को जवाबदेह बनाने हेतु। ठीक है ना, ये दल बदल कानून का उद्देश्य मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है ना, जनता की इच्छा के सही प्रतिनिधित्व के लिए। मैंने आप लोग के लिए शॉर्ट नोट टाइप का थोड़ा सा बनाया था, जिसमें कि शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको मैं समझा सकूं। लेकिन ये कानून उद्देश्यों में सफल नहीं रहा, अन्य चुनौतियां भी उपस्थित हैं। पार्टी विप के अनुसार कार्य करने की शर्त होनी चाहिए, इससे सदस्यों की वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हुई है। अच्छा, विप क्या होता है? 3 टाइप के होते हैं। एक तो सदन में उपस्थित या गैर उपस्थित के लिए, बोलने के लिए, मत देने के लिए। ठीक है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। इसलिए सदन में रचनात्मक बहस में गिरावट देखी जा रही है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर दलीय हित को प्राथमिकता दी जाती है। पार्टी विप के कारण ही जो है रहता है ये चीज़ें कि असहमति के स्वर की उपेक्षा की जा रही है। इससे दलों में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। फिर क्या है कि 2/3 सदस्यों के साथ दूसरे दल में विलय को वैध माना जाता है। इससे छोटे छोटे राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर ही संकट है। राजनीतिक बहुलवाद के लिए खतरा है। स्पीकर की भूमिका विवादास्पद हो गई। दलीय निष्ठा और राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। इस पे न्यायिक निर्णय क्या आए हैं देख लेते हैं कि होलोहालवाद आया। इसमें क्या गया? 10वीं अनुसूची को इन्होंने वैध माना। दल बदल के आधार पर स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
दल बदल कानून वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन इसके आधार पर योग्यता केवल उन्हीं विषयों पर हो जो सरकार के अस्तित्व या दल के चुनावी कार्यक्रम से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ हो। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आया, असहमति और दल बदल में अंतर है। असहमति को दल बदल का आधार नहीं माना जा सकता है। हाल के वर्षों में संसदीय समितियां चर्चा में रही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में संसदीय समितियां चर्चा में रही हैं। आपके अनुसार संसदीय लोकतंत्र में इनकी क्या भूमिका है? देखिए, हाल के वर्षों में संसद में विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजे जाने की प्रवृत्ति में कमी देखी गई है। साथ ही संसदीय समितियों में दलगत राजनीति का प्रभाव देखा गया। चूंकि संसदीय समितियां सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, इसलिए इनके प्रभावी कार्यक्रम और भूमिका पर भी प्रश्न रहते हैं। संसदीय समितियों की भूमिका, हाल के वर्षों में देखा है कि संसदीय कार्यभार में वृद्धि हुई है। संसद के कार्यदिवस उत्पादकता में गिरावट आई है। ऐसे में संसदीय समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्या है इनका? कि विधेयकों की जांच करना, उस पर सुझाव देना। इसके लाभ क्या है कि संसद के समय में संसद का क्या रहता है कि समय में बचत और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। संसदीय समितियां कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में रहती हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ प्रशासनिक कार्यपालिका को भी जवाबदेह बनाती हैं। लघु संसद के रूप में भी रहती हैं संसदीय समितियां। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से निर्वाचन होने के कारण संसद के अधिकांश दलों का प्रतिनिधित्व देखा जाता है। दल बदल कानून लागू न होने के कारण दलगत राजनीति से अलग होकर रचनात्मक और सामूहिक रूप में कार्य करती हैं। इनकी रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। यह नए कानूनों का आधार बनती है। शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग भी रहता है इन रिपोर्ट्स का। सिविल सेवा में सुधार के लिए भी इन रिपोर्ट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकार की। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख है। 1978 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पहले प्रावधान क्या था वो देख लेते हैं। उसके पहले प्रावधान था, जब तक 44 नहीं हुआ था अमेंडमेंट, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संसदीय कार्यवाहियों को प्रकाशित करने से रोकने के साथ साथ इंग्लैंड की संसदीय परंपरा के तहत दिए गए विशेषाधिकार भारत में संसद को प्राप्त होंगे। लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंग्लैंड शब्द को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 105 के 3 में कहा गया कि संसद के सदस्यों और सदन के विशेषाधिकार ऐसे होंगे जो संसद समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित करे, और जब तक वे इस प्रकार निर्धारित नहीं होते तब तक वे उसी रूप में होंगे जो 44वें संविधान संशोधन के पूर्व संसद को, उसके सदस्यों को और समितियों को प्राप्त थे। वर्तमान स्थिति क्या है कि संसद द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने का कोई प्रयास नहीं। अतः संसदीय विशेषाधिकार मूलतः परंपराओं पर आधारित संसदीय विशेषाधिकार के 2 रूप हैं। ठीक है, पहला हो गया व्यक्तिगत विशेषाधिकार, दूसरा हो गया सामूहिक विशेषाधिकार। ये कैसे हैं? मूलतः परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अपवाद क्या है कि आर्टिकल 121 के तहत सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़कर सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आसन पर चर्चा नहीं हो सकती। सदन के सदस्यों को सिविल मामलों में सदन ने उसकी समिति के अधिवेशन के दौरान अधिवेशन या सत्र के प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और अंत के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
ध्यान रहे, यह विशेषाधिकार आपराधिक मामलों में नहीं है। साक्षी के रूप में न्यायालय के सामने उपस्थित होने से छूट रहती। अब दूसरा बात करते हैं कौन सा, सामूहिक विशेषाधिकार। ठीक है ना, सामूहिक विशेषाधिकार के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है कि सदन को अपनी कार्यवाही के प्रकाशन का और अन्य लोगों को प्रकाशन से रोकने का अधिकार है। सदन से बाहरी व्यक्तियों को निष्कासित करने का अधिकार है। आंतरिक विषयों को विनियमित करने का अधिकार है। संसदीय अवमानना पर अपने सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार है। संसदीय कार्यवाहियों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। संसद के परिसर के भीतर स्पीकर और सभापति की अनुमति के बिना सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने की जरूरत है। कैसे वो देख लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों का कोडिफिकेशन यानी कि संहिताकरण ना होने के कारण ये चीज़ें ऐसी हैं। संसद और उसके सदस्यों के पास असीमित शक्तियाँ हैं, इससे संसद की जवाबदेहिता में कमी आती। संहिताबद्ध ना होने के कारण विशेषाधिकारों को लेकर अस्पष्टता अधिक देखने को मिलती। इनकी मनमानी व्याख्या शुरू हो जाती। संसदीय निरंकुशता में वृद्धि की संभावना रहती। संसदीय विशेषाधिकार जो है अनगिनत मिले हुए इन्हें। इसके कारण सांसदों पर पर्याप्त दबाव या भय की भावना नहीं रहती है, या पर्याप्त दबाव पर नियंत्रण जो है। ठीक है, वर्तमान में संसदीय शिष्टाचार में कमी और संसदीय अनुशासन में कमी देखने को मिली। संसदीय विशेषाधिकारों का नागरिकों के मूल अधिकार से संघर्ष रहता है। महाराष्ट्र में पत्रकार को न्यायालय में अपील करने पर प्रतिबंध रहता है। संसदीय विशेषाधिकार के आधार पर संसदीय संप्रभुता स्थापित करने का प्रयास रहता है। केशव सिंह वाद में कहा गया कि सदन के परिसर के भीतर सांसदों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों की ऐसी स्वतंत्रता से प्राथमिकता होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य बनाने का निर्णय कहाँ तक उचित माना जा सकता है। ठीक है, लिखेंगे, बताएंगे कि आर्टिकल 80 के तहत पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य किया गया। इसका विरोध हुआ और कहा गया कि यह नियुक्ति उचित नहीं है। उसके पीछे तर्क दिए गए, वो तर्क हैं, कहा गया कि ये शक्ति पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता की धारणा के विरुद्ध है। इससे न्यायिक पक्षपात में वृद्धि की संभावना रहेगी, न्यायिक निष्पक्षता में कमी आएगी, न्यायपालिका की वैधता पर संकट रहेगा, यानी कि निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। सरकार के प्रति निष्ठावान न्यायपालिका की धारणा रहती है। तो यानी कि क्या है इसका मतलब कि सरकार के पक्ष में निर्णय की संभावना रहेगी। भविष्य के लाभ के लिए न्यायाधीश ऐसा कर सकते हैं। संसदीय निरंकुशता में वृद्धि देखने को मिल सकती है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र के प्रभावी कार्यकरण के लिए खतरा है, क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रहेगा, जिससे संविधान के कस्टोडियन और मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में उसकी भूमिका कमजोर रहती है। विधि आयोग की रिपोर्ट में भी ऐसी अनुशंसा की गई है। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद मतलब धारण नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान करने की ज़रूरत है। ठीक है, अनुशंसा का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप कहें मैं सम्मानहीन हूँ। अनुशंसा का मतलब ही है कि आप एक तरीके से सिफारिश कर रहे हैं या सलाह दे रहे हैं, ऐसा ऐसा हो तो बेहतर होगा। करना ना करना ये सरकार के हाथ में। यहाँ नियुक्ति उचित है।
ऐसा कोई भी संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान नहीं है जो न्यायाधीशों को संसद का सदस्य बनने से प्रतिबंधित करती है। ठीक है। और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कूलिंग पीरियड का भी उल्लेख नहीं है। राज्यसभा में प्रतिष्ठित, प्रतिभावान और अनुभव संपन्न व्यक्तियों का सदन है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को व्यापक अनुभवों का लाभ सदन को प्राप्त है। पूर्व में भी ऐसी नियुक्तियां हुई, जैसे के सुब्बा राव राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, सदानंद हेगड़े राज्यसभा का सदस्य, रंगनाथ मिश्रा राज्यसभा का सदस्य, जस्टिस बदुल इस्लाम राज्यसभा का सदस्य। तो संविधान सभा की बहस के दौरान भी न्यायाधीशों के विधायिका का सदस्य बनने पर रोक नहीं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कूलिंग पीरियड का प्रावधान है। राजनीतिक पक्षपात पर आधारित निर्णय नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं गठबंधन सरकार की। सरकार के गठन में अनेक दलों की भूमिका होती है। गठन दल के भाग, गठबंधन दल सरकार के भाग और दूसरी तरफ गठबंधन दल सरकार के भाग नहीं। अब देखिए गठबंधन के पीछे प्रेरक तत्व क्या हैं। पहला, इसमें विचारधारा के आधार पर। दूसरा है सत्ता प्राप्ति के लिए। तीसरा है सामूहिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसमें प्रथम चरण है हमारा 1952 से 66। कांग्रेस व्यवस्था थी इस समय और एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था थी। द्वितीय चरण क्या है? 1967 से 90। 1967 में इंदिरा गांधी सरकार थी। बाह्य समर्थन था इन्हें जनसंघ और वामपंथी दल का। 1977 में जनता पार्टी सरकार थी। अनेक दलों के विलय थे इसमें। तृतीय चरण क्या है? 1990 से 2014 गठबंधन सरकारों का दौर है, लेकिन इसमें स्थिरता नहीं। 1996 में 13 दिन की सरकार है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना। फिर उसके बाद में HD देवगौड़ा, IK गुजराल और 13 महीने फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 में चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ, NDA जिसे कहते हैं, राजग भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 2004 में कांग्रेस द्वारा भी चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ, जिसे UPA सप्तरंग कहते हैं। गठबंधन सरकार के गुण को देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रकृति की सरकार होती है। अनेक क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व रहता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना मजबूत होती है। निर्णय सामूहिक विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद की संरचना अधिक विविधतापूर्ण रहती है। नीति निर्धारण की गुणवत्ता में वृद्धि रहती है। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में सरकार की स्थिरता का विकास रहता है। गठबंधन सरकार के दोष देख लेते हैं। सहयोगी दलों द्वारा सौदेबाजी की राजनीति रहती, नीतिगत पंगुता की स्थिति आ जाती है। प्रधानमंत्री की भूमिका में गिरावट रहती है, आ जाती है मतलब हो सकती है। मंत्रियों की स्थिति में मंत्रालय के आवंटन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि देखने को मिलती है। राष्ट्रीय हितों के ऊपर क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही होती है। अवसरवादी राजनीति देखने को मिलती है। सत्ता प्राप्ति ही प्राथमिकता बन के रह जाती है। स्थिर सरकार की गारंटी नहीं रहती है। चुनाव पूर्व गठबंधन के पक्ष में तर्क थोड़ा देख लेते हैं। वैचारिक आधार पर निर्मित होता है। सरकार में स्थिरता बनी रहती है। अवसरवादी राजनीति की संभावना कम रहती है। हार्स ट्रेडिंग का काम नहीं रहता है। मतदाता के पास स्पष्ट और अर्थपूर्ण विकल्प रहते हैं। सहयोगी दलों के मध्य बेहतर सामंजस्य रहता है। विभिन्न मुद्दों पर न्यूनतम समझ का विकास होता है। चुनाव के बाद गठबंधन बेहतर नहीं, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए निर्मित होता है। वैचारिक आधार नहीं रहता है और जो है सरकार की स्थिरता की संभावना कम होती है। अवसरवादी राजनीति की भूमिका में वृद्धि हो जाती है। हॉर्स ट्रेडिंग जैसे सरकार के कार्यों में बाधा रहती है। प्रायः आम सहमति का अभाव रहता है। गतिरोध की संभावना रहती है। प्रायः जनमत की उपेक्षा की जाती है, जनता की इच्छा के विपरीत। निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि चुनाव पूर्व गठबंधन सही है, लेकिन चुनाव बाद गठबंधन भी बेहतर है।
चुनाव पश्चात किसी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर सरकार बनने की संभावना रहती है। बात समझ में आई ना। भारत जैसे बहुदलीय व्यवस्था में व्यवहारिक भी है। अब बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के कार्यक्रम का मूल्यांकन क्या है। ठीक है, देखिए संसदीय प्रणाली की उपलब्धियां देख लेते हैं पहले। सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के लिए महत्वपूर्ण संसदीय कानून जैसे भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, महिलाओं, बच्चों, SC/ST के कल्याण से संबंधित, वंचित वर्गों के जीवन में गुणात्मक सुधार। संसदीय कानूनों के माध्यम से अधिकारों का दायरा बढ़ा है। नागरिक का विश्वास और सरकार में मजबूती मतलब देखने को मिली है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से और जो है सूचना का अधिकार अधिनियम, मनरेगा, कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने और निरंकुश प्रवृत्तियों पर रोक लगाने में सफलता। संवैधानिक और राजनीतिक संकट के दौरान विवादों का लोकतांत्रिक समाधान, जैसे 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि नवीन परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुरूप संसदीय कानूनों का निर्माण, जैसे साइबर कानून, पर्यावरणीय कानून, ऊर्जा से संबंधित कानून। संसदीय कार्यवाहियों ने राजनीतिक जागरूकता और स्वस्थ जनमत का आधार रहता है। संसद द्वारा प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को मजबूत। ठीक है, संसद में भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों का प्रतिनिधित्व राष्ट्र के राजनीतिक एकीकरण में प्रभावी भूमिका है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था का विपथगमन या संसदीय व्यवस्था के सम्मुख चुनौतियां क्या हैं वो देख लेते हैं। संसदीय कार्यवाहियों का उचित रूप में पालन न हो पाना, प्रश्नकाल को हाल ही में निलंबित किया जाना, विधेयकों को समितियों के पास न भेजा जाना, विधेयकों और प्रस्तावों पर सभापति या अध्यक्ष द्वारा मत विभाजन की मांग को स्वीकार न करना। संसद में संसदीय कार्यवाहियों के प्रति सदस्यों में अनिच्छा, सदस्यों की सदन में बढ़ती अनुपस्थिति, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में कमी, संसदीय प्रस्ताव को कम प्रस्तुत करना, सदन का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय मुद्दों पर दलीय विभाजन, अधिकांश विषयों पर आम सहमति का अभाव, सत्ताधारी दल और विपक्ष के मध्य विरोधी संबंध बन रहे हैं, रचनात्मक विपक्ष नहीं है, मतलब विरोध के लिए विरोध करता है, उदार सत्ताधारी दल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है कि संसद में धनबल और बाहुबल की बढ़ती भूमिका, जैसे ADR की रिपोर्ट। 7वीं लोकसभा में 233 सांसदों 43% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 159 सांसद 29% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। संसद का अभिजात्य होता स्वरूप ADR की रिपोर्ट के अनुसार 88% सांसद करोड़पति हैं। स्वच्छ छवि और सामान्य पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की भागीदारी संसद में कम है। संसदीय गरिमा शिष्टाचार में गिरावट, संसद में अमर्यादित भाषा, शोरगुल और हिंसक प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे सदन में धार्मिक नारे, स्पीकर के बेल में सदस्यों का आ जाना, सभापति की माइक को तोड़ना। ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, असहमति के स्वर को दबाना, पार्टी विप के द्वारा विचारों के अभिव्यक्ति को सीमित करना, संसदीय पदाधिकारियों की विवादास्पद भूमिका, स्पीकर की भूमिका सत्ताधारी दल के एजेंट के रूप में। सुझाव क्या है इसमें? संरचनात्मक सुधार, कार्यात्मक सुधार। संरचनात्मक में क्या है कि संसद के कार्य दिवसों की संख्या का निर्धारण, वार्षिक कैलेंडर, स्पीकर की भूमिका को दलगत राजनीति से अलग करना, संसदीय विशेषाधिकारों का संहिताकरण, आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के संसद में प्रवेश पर रोक, दल बदल कानून की समीक्षा। कार्यात्मक सुधार क्या है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य आम सहमति का प्रयास, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र,
लाना होगा। संसदीय शिष्टाचार की बहाली, रचनात्मक चर्चा पर चर्चा, संसदीय कार्यवाहियों का उचित रूप में पालन। राज्य की कार्यपालिका आप देखेंगे इसके बाद में, जिसमें 3 लोग शामिल होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में प्री और मीन्स लायक कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे संवैधानिक प्रावधान प्री का है, विभिन्न न्यायिक निर्णय और विभिन्न आयोगों का सुझाव, राज्यपाल से संबंधित विवाद। ये जो राज्यपाल से संबंधित विवाद है थोड़ा मेंस का टॉपिक है। तो नेक्स्ट उसमें जो है राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है एक्चुअल में राज्यपाल आज पढ़ा दूँ क्या? चलो अच्छा राज्यपाल बता देती हूँ, हाँ इतने में हो जाएगा। तो राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। देखिए राज्यपाल क्या है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है, केंद्र और राज्य के मध्य सेतु का काम करता है, यानी पुल का काम करता है। आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हालांकि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति क्या है इसकी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। योग्यता क्या है इसकी, आर्टिकल 157 में दी हुई है कि भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। वर्तमान में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग के अनुशंसाओं का पालन किया जाता है। राज्यपाल स्थानिक दलीय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। नियुक्ति के पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। राज्यपाल की पदावधि क्या है कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। राष्ट्रपति के मतलब प्रसाद प्रयत्न रहता है इसका, उसके बाद ही यानी कि इसका मतलब है कि प्रदान करता है। और संविधान में इनकी पदमुक्ति के आधार पर वह प्रक्रिया का उल्लेख नहीं दिया गया है। साधारण तौर पर 5 वर्ष तक पद धारण करते हैं राज्यपाल। इनकी शपथ का जो प्रारूप का उल्लेख है वो आर्टिकल 159 में दिया गया है। संविधान और विधि के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण का शपथ लेते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के किसी अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ जो है दिलाई जाती है। अब राज्यपाल की शक्तियाँ थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जो शक्तियाँ दी गई हैं, पहली शक्ति दी गई है कार्यपालिकीय शक्ति। आर्टिकल 154 के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और इसका प्रयोग वह संविधान के तहत स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 163 में अधिक स्पष्टता दी गई, कहा गया है कि राज्यपाल उन प्रावधानों को छोड़कर जिसमें उसे संविधान के तहत विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति दी गई है, वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। आर्टिकल 166 में कहा गया है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति की जाती है: मुख्यमंत्री और मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश। फिर आती है इसकी विधायी शक्ति। आर्टिकल 168 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का भाग है। राज्यपाल की अनुमति से ही विधेयक अधिनियम के रूप में बनता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद ही अधिनियम का रूप लेता है, ठीक है। हालांकि राज्यपाल के पास विधेयक पर अनुमति देने के अतिरिक्त निम्न विकल्प भी मौजूद हैं: वह विधेयक को अनुमति ना दे, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। इसमें राज्यपाल उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति होती है, लेकिन शर्त ये है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होनी चाहिए जहां तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो।
जैसे जब सदन सत्र में ना हो तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सदन के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर सदन द्वारा अनुमति हो। राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करना और सत्तावसान करने की शक्ति रहती है इसके पास। राज्य विधानमंडल का विघटन, राज्य विधानमंडल में विशेष अभिभाषण और राज्य विधानमंडल को संदेश भेजने का अधिकार भी इनके पास रहता है, राज्यपाल के पास। क्षमादान की शक्ति भी रहती है इनके पास में। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को उन विषयों पर क्षमादान देने की शक्ति है जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। लेकिन मृत्यु दंड के मामले पर राज्यपाल द्वारा क्षमा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन लघुकरण हो सकता है। सैन्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। विवेकाधीन शक्तियां क्या हैं इसकी कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजना। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्य विधानमंडल के विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना। मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद के संबंध में सूचना मांगना। राज्य विधानमंडल में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है। राज्य विधानमंडल में बहुमत खो चुकी सरकार की सलाह पर राज्य विधानमंडल को भंग करने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं होते। नोट करके लिख लीजिए, राज्यपाल के पास सैन्य शक्ति और कूटनीतिक शक्ति नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद को धारण करते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नोट करके लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं और न्यूनतम 12 मंत्री से कम नहीं होती। मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य होने चाहिए। ठीक है। यदि नियुक्ति के समय किसी सदन के सदस्य नहीं हैं तो 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। महाधिवक्ता है आर्टिकल 165 के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसे। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। राज्यपाल द्वारा ही इनके वेतन का निर्धारण होता है। हालांकि इन्हें निजी वकालत कर की छूट होती है, लेकिन किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। इनके कार्य क्या क्या हैं? राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इनका कर्तव्य होता है कि वह राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे। वह राज्य सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। अनुच्छेद 177 के तहत प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाहियों में भाग ले और विधानमंडल के किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। नोट करके लिख लीजिए कि महाधिवक्ता किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए मत देने का अधिकार भी नहीं होता। ठीक है। अब जो है राज्यपाल से संबंधित कुछ विवाद और मुद्दे हैं। ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता पाऊंगी इसमें, क्योंकि वरना बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें बताई तो। ठीक है, तो इसको बात करते हैं नेक्स्ट उसमें। आज के लिए इतना ही रखते हैं।
देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू सो मच।